हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आप सबके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का यूनिट 3 के ऊपर वीडियो को लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आप लोग को पूरी चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने अराजकतावाद और रूढ़िवाद को बताया है। इससे पहले मैंने मार्क्सवाद और उदारवादी जो विचारधारा है उसके ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लेना। अराजकतावाद की परंपरा राज्य को वास्तविक बुराई, मानवीय स्वभाव को अच्छा और समाज के प्राकृतिक संस्थाएं के रूप में देखती है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द आनरिकिया से हुई है, जिसका अर्थ है किसी शासक का न होना। इस परंपरा का विश्वास है कि मनुष्य आपसी सहयोग से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में समर्थ है। अर्थात अराजकतावाद का उद्देश्य राज्य और सभी प्रकार के राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर देना है। अराजकता 3 आधारभूत अवधारणाओं पर आधारित है, जो इस प्रकार है। यह एक गैर बाध्यकारी व पदसोपनीय व्यवस्था के विरुद्ध वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करता है। जो अराजकतावाद है उसका मानना क्या है कि राज्य जो है वो एक दमनकारी है, यानी शोषणकारी मानता है अराजकतावाद। तो इसका मानना ये है कि हमें ही समाज को इकट्ठा होकर के एक आपसी जो न्यायपूर्ण समाज का स्थापना करना है वो कर सकते हैं। इसके लिए हमारा समाज समर्थ है। लेकिन हम आज के टाइम में देखें, जो इस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं और इस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि न्यायपूर्ण समाज, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि हाँ कि न्यायपूर्ण समाज अभी वर्तमान में हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अभी का जो समय है वो सिर्फ शक्तियों का समय है, शक्तियों का होड़ लगा हुआ है। जिसके पास जो ताकत है, चाहे वो पूंजीपति हो कि कोई शारीरिक रूप से ताकत हो, वो दूसरे का शोषण ही कर रहा है। तो अराजकतावाद की जो पहला जो आधार है वो यह है कि गैर बाध्यकारी है ये, और वो पदसोपनीय व्यवस्था के विरुद्ध एक वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। इस व्यवस्था को परंपरागत राज्य तंत्र के बिना हासिल किया जा सकता है। यानी जो अराजकतावाद जो है इस व्यवस्था को परंपरागत राज्य यंत्रों के बिना हासिल किया जा सकता है। इसमें सदस्य स्वेच्छा से भागीदारी करते हैं। अराजकतावादी विचारक हम देखते हैं। दोस्तों, अराजकतावादी की जो विचारक है उसको हम देखते हैं। प्राचीन विश्व में अराजकतावाद की अवधारणा का इतिहास एपिकुरेस एक विचारक है, बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक है ये। एपिकुरेस और सैनिक के विचार में देखने को मिलता है। एपिकुरेस और सैनिक मनुष्य को राजनीति गतिविधियों और राजनीति जीवन से पीछे हटकर शांति की स्थापित करने के लिए स्वयं नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं। एनिक्स के विचारक एक राष्ट्र और भूभाग विशेष से परे सार्वभौमिकता के मूल्यों की पैरवी करता है। जो एनिक्स एक जो विचारक है वो जो राष्ट्र का जो भूभाग है उन्हें उससे हटकर एक सार्वभौमिक मूल्यों की पैरवी करता है। उनका मानना ये है कि सभी को सब अधिकार मिले और सब शांति से अपने काम में लगे, अपना काम करे, सब कुछ शांति से रहना चाहिए, ये उनका मानना था। आधुनिक समय में विलियम गॉडविन अराजकतावाद के विचारक का प्रतिपादन करने वाले प्रथम विचारक थे। जो आधुनिक समय जो है, अब वर्तमान आधुनिक जो समय है, जो आधुनिक समय जो है हमारा, उसमें जो अराजकतावाद का जो प्रमुख विचारक था वो था विलियम गॉडविन। गॉडविन ने अपनी पुस्तक इंक्वायरी काउंसिल पॉलिटिकल जस्टिस में लिखा है कि मनुष्य में असमानता समाज की परिस्थितियों के कारण व्याप्त है। वर्ग,
विभेद, राष्ट्रीयता, भूभाग, आक्रामक गतिविधियों, इन असमानताओं के मुख्य कारण हैं। जो हमारे जो रंग विभेद जो हमारे समाज में जो अभी भी वर्तमान में भी हम देखते हैं, तो हमारे समाज में बहुत तरह के रंग जो भेद है, जाति व्यवस्था के आधार पर या और किसी चीज़ के ऊपर जो रंग जो मनुष्य के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, वो अभी भी वर्तमान में है। तो इनका मानना ये था, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो ये समाज का जो असमानता जो उत्पन्न हुआ है, वो इसका कारण मुख्य यही है, यही सब उनका मुख्य कारण है। अराजकतावाद की मान्यताएं देखते हैं कि दोस्तों अराजकतावाद को कैसे मान्यताएं प्राप्त है। अराजकतावाद राज्य विरोधी और स्वेच्छाचारी संगठन के आधार पर देखते हैं। अराजकतावादियों के अनुसार हर प्रकार की शासन व्यवस्था अपने आप में समस्यापूर्ण है। इस आधार प्रतिनिधित्व व्यवस्था केवल शासित अभिजात वर्ग के नियंत्रण अस्तित्व को बनाए रखने और सुरक्षित जारी रखने का एक तरीका मात्र है। जो अराजकतावादी जो राज्य के विरोधी जो स्वेच्छाचारी संगठन का जो विचारक है दोस्तों, उनका मानना ये है कि ये केवल सिर्फ जो प्रतिनिधित्व है और जो केवल शासित अभिजात वर्ग का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा समाज या ऐसा वर्ग जो हर रूप से परिपूर्ण हो, जो उसके पास धन पैसे, उसके बाद ताकत, राजनीति ताकत, वो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उसे अभिजात वर्ग में शामिल किया जाता है। और ये इनका मानना ये है कि कोई भी लोकतंत्र हो वे संवैधानिक तानाशाह है, और कुछ नहीं, केवल संवैधानिक तानाशाह है। चाहे अभी किसी भी गवर्नमेंट को ले लेते हैं हम, तो वो उसका अपना ही लक्ष्य होता है। पदसोपनीयता का विरोध। अराजकतावाद मुख्य रूप से पदसोपनीयता व्यवस्था और प्रभुत्व का विरोध करता है। पदसोपनीयता का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किसी एक पद पे किसी खास व्यक्ति को चुन करके बैठा देना। तो अराजकतावादी जितने भी विचारक हैं वो इनका विरोध करते हैं। जैसे कि मानते हैं, जैसे अब हमारे समाज में भी राष्ट्रपति चुनाव जो होना है दोस्तों, तो इसमें इनका मानना ये होता है कि ये केवल कुछ लोग इसमें शामिल ना हो, बल्कि कि पूरा जो हमारे हिंदुस्तान का जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। हम लोग सीधे तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि जितने भी विधायक और जो एमएलए होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, वो हमारे थ्रू चुने जाते हैं, और वही आगे चल के राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति को या एक उम्मीदवार को चुन करके उसके अपना समर्थन दे करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो अराजकतावादी जो है वो पदसोपनीयता का विरोध करता है। यह परंपरा ऐसी राजविहीन समाज की कल्पना करती है जहां मानव आपसी सहयोग से कार्य कर सके, अर्थात अराजकतावादियों के अनुसार मानव स्वभाव से नैतिक होते हैं। ऐसी स्थिति में मानव शासक और नेता के बिना लाभकारी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन हम अभी जो इसको वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था, जहां एक और थॉमस होब्स और लोग जैसे राजनीतिक चिंतकों ने मानव स्वभाव को लालची और आक्रामक होने के कारण प्राकृतिक अवस्था को अशांतिपूर्ण और असुरक्षित माना है, वहीं दूसरी ओर अराजकतावादी प्राकृतिक व्यवस्था के सामाजिक संस्थाओं को सकारात्मक मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए बेहतर मानते हैं। जो हमारे विचारक हैं थॉमस होब्स और लॉक, ये बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हैं। इनका जो मानना है जो मानव जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो लालची है, आक्रामक है, वो प्राकृतिक व्यवस्था को अशांतिपूर्ण और असुरक्षित मानता है। लेकिन जो अराजकतावादी विचारक है उनका मानना ये है कि मानव का विकास जो है वो सामाजिक संस्थाओं को सकारात्मक मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए बेहतर है। उनका मानना ये है कि प्राकृतिक व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप सामूहिक अराजकतावादी इसके लिए साझा संपत्ति या आपसी संस्थाओं पर जोर देते हैं, जबकि व्यक्तिवादी अराजकतावादी बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
अराजकतावादी में भी दो प्रकार के अराजकतावादी है। पहले तो दोस्तों एक सामूहिक है और दूसरा है व्यक्तिवादी। तो सामूहिक क्या देते हैं, आपसी संपत्ति या आपसी संस्थाओं पर जोर देते हैं, यानी एक ऐसा समाज का स्थापना करना चाहते हैं जो सबका भला हो, सबका विकास हो। लेकिन जबकि व्यक्तिवादी अराजकतावादी जो है वो बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। रूढ़िवाद। राजनीति में रूढ़िवाद की परंपरा का उदय 18वीं शताब्दी और रूढ़िवाद। राजनीति में रूढ़िवाद की परंपरा का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुख्यतः यूरोप में उग्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के विरोध में हुआ था। जो रूढ़िवाद का जो उदय हुआ था दोस्तों, जब रूढ़िवाद जो आरंभ हुआ था वो क्यों हुआ था, 19वीं और 18वीं 19वीं शताब्दी में जो उग्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के विरोध में हुआ था। जैसे कि हम यूरोप में देखते हैं कि जो क्रांतिकारी आया था यूरोप में, औद्योगिक क्रांति आया था, इसी समय इसका उदय हुआ। यह सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति और पश्चात देशों के आधुनिकीकरण के विरोध में प्रतीक के रूप में उभरकर सामने आया। रूढ़िवाद वैचारिक रूप से परंपरागत संस्थाओं और व्यवहार को बनाए रखने के विचार का समर्थन करता है। रूढ़िवाद समाज की जैविक अवधारणा पर बल देता है, जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़े होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी होती है। रूढ़िवाद की परंपरा व्यक्ति की स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। रूढ़िवाद के विचारक थॉमस होब्स, एडम बर्क, F.A. हैक, माइकल ऑक्सफोर्ड, रॉबर्ट नोजिक जैसे सिद्धांतकार आदि है। रूढ़िवाद के विभिन्न स्वरूप। सत्तावादी रूढ़िवाद। रूढ़िवाद समूह सत्ता की अवधारणा पर विशेष बल देता है। यह गुण आधुनिक रूढ़िवाद में भी देखने को मिलता है। 1789 की क्रांति के समय भी सत्ता रूढ़िवाद परंपरागत रूढ़िवाद के स्थान पर प्रक्रियात्मक के रूप धारण कर सत्ता के पक्ष की पैरवी शुरू की। पीढ़ित सत्तात्मक रूढ़िवाद। रूढ़िवाद की यह धारा मूल्य को बचाए रखने के लिए अनुभवों और व्यवहारिकता के अनुरूप कार्य करने की सलाह देता है। साथ ही रूढ़िवाद की यह शाखा व्यक्ति और राज्य के सिद्धांत के बीच संतुलन को बनाने रखने का प्रयास करता है। स्वेच्छाचारी रूढ़िवाद। स्वेच्छाचारी रूढ़िवाद का यह मानना है कि परंपरागत रूढ़िवाद और उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ सत्ता, कर्तव्य जैसे मूल्यों पर अधिक सुसंगत है। हालांकि स्वेच्छाचारी रूढ़िवाद आर्थिक व्यक्तिवाद और व्यापार से सरकार के पीछे हटने का समर्थन करते हैं, परंतु व्यक्ति स्वतंत्रता के सामाजिक पहलुओं के विचार को लेकर तैयार नहीं दिखाई देता। स्वेच्छाचारी रूढ़िवाद मुक्त बाजार के सिद्धांत को समर्थन भी केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं। साथ ही बाजारवाद के आने से एक सामाजिक अनुशासन भी कायम हो सके, जिसमें पुलिस व कोर्ट जैसी संस्थाओं की स्थापना हो सकेगी। ये रूढ़िवादी विचारक का मानना था और ये रूढ़िवादी का स्वरूप था। चलो दोस्तों, हमने दूसरा वीडियो ये बना दिया है। आप लोग इसे अच्छे से देखना और अपनी तैयारी करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।